The reward. And the second lecture, listen. Could you tell us a case like that? Asked one of us. हम में से किसी एक ने पूछा, Could you tell us, क्या आप हमें बता सकते हैं a case like that? इस किस्म का कोई केस, इस किस्म का कोई मामला, वाकया। ये किससे पूछ रहा है और कौन पूछ रहा है? ये टर्बट, जो कि यकीन नहीं था कर रहा, जो कि ये समझता था कि चांसेस ज्यादा अहम होते हैं बनिस्बत के डिटर्मिनेशन के, कि चांस मिले तो चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाती हैं। और टर्बट के साथ कुछ और लोग थे जो कि ये ख्याल करते थे कि चांसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन डिटर्मिनेशन। तो उन लोगों में से एक आदमी ने कहा कि क्या कोई वाकया ऐसा सुना सकते हो किसी आदमी का, उसके डिटर्मिनेशन का, उसके अज़म का, कि जिसने अपने अज़म से कुछ हासिल किया हो। नो नॉइज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, दर हकीकत, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत आई कैन, मैं कर सकता हूं। सेड जॉर्किन, जॉर्किन ने कहा। अ वेरी सिमिलर केस, मैं इससे मिलता जुलता, जो आपका सवाल है इससे मिलता जुलता आपको जवाब बता सकता हूं या वाकया सुना सकता हूं। लेट्स हियर इट, चलें हम सुनते हैं। सेड टर्बट, टर्बट ने कहा सुनाएं, बताएं। देयर वॉज अ यंग फेलो, एक, अब वो कहानी यहां से एक सेंस में कहानी स्टार्ट होती है। यहां से जॉर्किंस जो है वो स्टोरी सुनाएगा गॉर्जियस नामी आदमी की। गॉर्जियस वो शख्स था जिसने अपने अज़म से अपना मकसद हासिल किया। उसने जो अज़म किया वो उसने हासिल किया, गो कि उसको वो अज़म हासिल करने में एक बड़ा लंबा अरसा लगा और उसको वो मकसद हासिल करने के लिए तकरीबन अपनी उम्र के कोई 50-60 साल लग गए, लेकिन उसने वो अज़म हासिल करके छोड़ा। तो अब जो टर्बट ने सवाल किया कि कोई वाकया सुनाओ, और टर्बट के सवाल के जवाब में जॉर्किंस, ये जो दो कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, वो हमें जॉर्किंस स्टोरी सुनाएगा। और वो सुनाएगा किसकी स्टोरी? एक नए नाम से, जिसका नाम है गॉर्जियस। गॉर्जियस के बारे में स्टोरी सुनाएगा। और गॉर्जियस क्या था? ये एक शख्स था जो कि कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता था। कोर्ट कहते हैं दरबारी, यानी कि शाही, ठीक है, बादशाह का। एक्रोबेट कहते हैं करतबबाज, करतब करने वाला, ठीक है, एक्रोबेट, करतब। तो वो एक शाही करतब करने वाला शख्स बनना चाहता था बादशाह का। तो अब ये आसान नहीं था, ये एक मुश्किल काम था। दूसरा ये था कि बादशाह के दरबार के बीच में वो कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट नहीं थी। पोस्ट का मतलब है कि कोई पहले से कोर्ट एक्रोबेट या तो चलते चले आए ना, कि बादशाह के जैसे कई बादशाहों के पास पोइट्स हुआ करते थे। ये मुगलों के पास अक्सर जो है एक पोस्ट होती थी, तकरीबन एक शाही तौर पे या शाही एतबार से कोई ना कोई पोइट होता था, ठीक है, दरबारी शायर होता था या शाही शायर होता था। तो वो दरबारी शायर, उसका काम था दरबार में शायरी सुनाना, पोइट्री सुनाना, इस किस्म की बातें। अब ये तो पोस्ट थी मुगलों के कोर्ट्स के बीच में, और कई और दूसरे पोइट्स को भी मौका मिलता था, वो भी आते थे, एक कंपटीशन होता था। जो अच्छा पोइट होता था उसको कोर्ट पोइट के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाता था, बादशाह की तरफ से वजीफा मिलता था। अब दूसरा ये चीज़ है कि वो पोजीशन ही ना हो, वो पोस्ट ना हो, और फिर जो है बादशाह के पास आप वो पोस्ट क्रिएट कराएं, उसको कन्विंस करें पहले तो, और कन्विंस करके फिर वो पोस्ट आप क्रिएट कराएं, और फिर पोस्ट क्रिएट करके तो बादशाह सीधा आपको तो नहीं ना पोस्ट करेगा, वो तो कंपटीशन होगा, जो आला होगा उसको पोस्ट किया जाएगा और फिर वो आपको पोस्ट करे। तो ये एक लंबा और मुश्किल काम था और एक्रोबेट की पोस्ट भी नहीं थी। तो मैं कल भी ये लेक्चर देते हुए बच्चों को बता रहा था। अब उसने ये सारा कुछ अपने अज़म से किया। आप शायद इस नाम से वाकिफ़ ना हो, लेकिन आप बिल्कुल उस वक्त छोटे होंगे, आज से कोई 10-15 साल पहले इसी तरह से एक्रोबेट के हवाले से एक आदमी था जिसका नाम था सुल्तान गोल्डन। सुना है आप में से किसी ने नाम?
कार जंप लगाता था। अभी भी यूट्यूब के ऊपर आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो अब वो सुल्तान गोल्डन जो था वो क्या करता था, कार जंप लगाता था। और कार जंप, पहले वो बाइक जंप लगाता था मोटरसाइकिल, और फिर उसने कार जंप भी शुरू की। और वो जो बाइक जंप लगाता था, एक तो है ना बाइक को वैसे चलाना, दूसरा बाइक की व्हीली करना, और फिर व्हीली की बजाय जंप करना। और जंप भी कोई एक छोटा मोटा जंप नहीं, वो 20-20, 25-25 कारों के ऊपर से जंप करता था। तो 20 कार, एक कार तकरीबन जो है 5-6 फुट चौड़ी होती है, ठीक है। 20 कारों के ऊपर जंप करना कम से कम 100 फुट की जंप बनती है, बल्कि इससे ज़्यादा की जंप तो पीछे से करनी पड़ेगी, आगे ख़त्म करनी पड़ेगी। तो 100 फुट से ज़्यादा, 100-150 फुट जो है बाइक के ऊपर जंप करना तो बड़ा मुश्किल एक काम होता था। और बाज़ दफ़ा रास्ते में जो है वो एक तख्ता सा रख के उस पर आग भी लगाई होती थी, वो पीछे से आता था, उस आग में से गुजर के आगे से कारों के ऊपर से परे जाता था। तो इस तरह से मुख्तलिफ। अब ये क्या था, ये सुल्तान गोल्डन ने जब ये काम किया था तो वो उसने पहले तो बाइक ही सीखी होगी, फिर उसने छोटी मोटी व्हीली करना सीखी होगी, फिर छोटा मोटा जंप, और फिर कार से जंप, और फिर 10-20 कारों से जंप लगाना। और उस वक्त आज से 10-15 साल पहले कार इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी होती ना, और कोई नीचे नहीं खड़े करता आपके कि वो कार मेरी है कि आप इसके ऊपर से जंप लगाएं। तो ये मुश्किल काम है ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना, क्योंकि आप कार को टकरा भी सकते हैं, कार डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो लेकिन उसने अपने, और उसको अभी कोई सपोर्ट नहीं था कर रहा, कोई स्पॉन्सर भी नहीं था। और लेकिन उसकी फिर जो कामयाबी थी वो छोड़ दो, इसको छोड़ दें, टाइम पे आया करो, खड़े रहो उधर जाके। तो बेटा क्या कि लेकिन उसकी अब ये करतब को देखने के लिए एक फिर सालाना मेले में वो ये काम किया करता था, और फिर बाकायदा वजीर आजम तक जाता था। वही बादशाह वाली बात बन गई वो देखने के लिए। फिर उसने बाइक जंप भी शुरू किया, और फिर कार जंप भी शुरू किया। कार का जंप भी जो है वो 10-10, 20-20 कारों के ऊपर से लगाता था। तो वो सुल्तान गोल्डन ही, ये जैसे हम गॉर्जियस की स्टोरी पढ़ने लगे हैं, इसी तरह से सुल्तान गोल्डन की स्टोरी है, जिसने खुद ही से ये अज़म किया। वो करते 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 इस लेवल पे आ गया कि अब सालाना मेले में वो जाता है, वो ये काम करता है। और उस मेले में जो है उसकी खसूसन उसकी उस एक्टिविटी को भी देखने के लिए वो सदर और वजीर आज़म मौजूद होते थे, और वो उसको मतलब है कि ये देखते थे। तो वही वाली बात उसने वो एक पोजीशन क्रिएट कर रही। इसी तरह गॉर्जियस ने भी वो यही वो कहता है कि एक एक करके ज़र्रे ज़र्रे से आप करना शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप कामयाबी हासिल करेंगे, और फिर आप इतने कन्विंस कर सकेंगे कि आप कह सकेंगे कि ये पोस्ट क्रिएट करा है। वो तो और बात थी, वो उसका ये टारगेट नहीं था, वो तो अपनी ही सेटिस्फेक्शन चाहता था। और क्या कहते हैं, सुल्तान गोल्डन के हवाले से। और दूसरा, अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती तो वो अब इस इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया हुआ था असर वाला, कि वो अगर वो कहता कि एक क्लब बना दिया जाए और मुझे उसकी जिम्मेदारी दी जाए तो मैं लोगों को ये एक्टिविटी सिखा सकता हूँ। तो लेकिन बहरहाल उसका ये मकसद सिखाना नहीं, अपने आप का परफॉर्म करना था। तो गॉर्जियस का मतलब क्या था, खुद परफॉर्म करने से ज़्यादा असल में वो चाहता था कि एक्रोबेटिक ट्रिक्स जो हैं वो सारी नेशन में आने चाहिए। लेकिन एक्रोबेट का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और एक्रोबेट से मतलब वैसे तो बाजीगर और करतब बाज होता है, लेकिन आप उसको एक्रोबेट से मतलब एक एक्सरसाइज लें, अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज ना, कि एक ट्रिक से मतलब है कि, और एक्रोबेट इसलिए इस्तेमाल किया गया, एक्सरसाइज इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया। एक्सरसाइज आप करते हैं, जिस्मानी एक्सरसाइज, ट्रिक करने वाला भी पहले तो फिजिकली फिट होता है, जिस्मानी एक्सरसाइज में फिट होता है, फिर जाके कोई ट्रिक करता है ना, और ट्रिक तो बहुत परफेक्शन से किए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो उसने जिक्र किया है एक्रोबेटिक ट्रिक के हवाले से, तो असल में उसका मतलब था कि बेसिकली लोग जो हैं एक्सरसाइज करें और फिजिकली फिट हो जाएं, और जब फिट होंगे तो वो कुछ भी करके दिखा सकेंगे, कोई ट्रिक भी करके दिखा सकेंगे। तो इस सेंस में ये जिक्र किया गया था। देयर वॉज अ यंग फेलो, सेड जॉर्किंस ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से, टू होम जिसे हिज पेरेंट्स। अच्छा, अब ये जो गॉर्जियस है इसकी भी अपने वालिदैन के साथ यही गुफ्तगू थी, उसकी भी अपने वालिदैन के साथ यही गुफ्तगू थी, जो अभी गुफ्तगू बहस जो क्लब में चल रही थी ना, क्लब के बीच में टर्बर्ट और जॉर्किंस के बीच में क्या बहस चल रही थी, वो यही चल रही थी कि अपॉर्चुनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट और द जैसे डिटर्मिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अहम है या डिटर्मिनेशन ज़्यादा अहम है। तो ये एक बहस सी चल रही थी। तो इसी तरह गॉर्जियस की भी ये बहस अपनी फैमिली में अपने वालिदैन के साथ थी, कि वालिदैन उसको ये शायद कहते होंगे कि अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या अपॉर्चुनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन वो उनको वालिदैन को शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता था कि ही विल अचीव एवरीथिंग
विद हिज डिटर्मिनेशन विदाउट केयरिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले मैं अपने अज़म से वो चीज़ हासिल करके दिखाऊंगा। तो जबकि उसके वालिदैन शायद इस बात पे उसको कहते होंगे कि अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपॉर्चुनिटी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई हुई है कि उसने अपने डिटर्मिनेशन से वो साबित तो किया, गौर से ये एक अहम पॉइंट है स्टोरी का, उसने अपने अज़म से वो साबित तो कर दिया, अज़म से वो कोर्ट एक्रोबेट बन गया, पोस्ट बन गई, वो उस पर अपॉइंट भी हो गया, उसको दाद भी मिल गई। लेकिन कहानी का जो बहस शुरू में शुरू हुई थी वो ये बहस थी कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन। तो जबकि कहानी में जो नरेटर है, ठीक, उसका जोर इस बात पे है कि डिटर्मिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमें ये दिखाया जा रहा है कि अज़म ज़्यादा अहम है और वो हमें अज़म वाले की कहानी भी सुनाई गई है, गॉर्जियस की। लेकिन फाइनली हम जाके ये देखते हैं कि गॉर्जियस ने भी जब ये सारा अचीव कर लिया तो गॉर्जियस शुरू में तो अपनी वालिदैन की बात पे कन्विंस नहीं था कि अपॉर्चुनिटी कोई अहम होती है, लेकिन जब उसने ये सब कुछ अचीव किया तो गॉर्जियस भी इसी नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि अब उसने अचीव किया अपने 60 साल की उम्र के बीच में और वो पोस्ट नहीं थी। और ये एक्रोबेट होना कोई 60 साल वाले बंदे का काम तो नहीं है ना, ये तो जवान 20-25 साल के बंदे की ड्यूटी है या इस किस्म की एक्टिविटी है, जवानी की एक्टिविटी है। तो अब वो यानी कि उसको वो चीज़ उसने अचीव तो की लेकिन बहुत लेट की। जैसे आप में से कोई एमए करना चाहे और वो जब एमए में दाखिला मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दे, लेकिन जो है वो एक अज़म कर ले मैंने एमए करके छोड़ना, अब 60 साल की उम्र में एमए करके दिखा दे, तो अज़म से उसने वो चीज़ हासिल तो कर ली, लेकिन वो जो मौका था, वो जो वक्त था किसी चीज़ को हासिल करने का, वो आपने लूज़ किया ना। तो आप एक किस्म के हासिल करके भी आप खसारे में रहे ना, कि आपने हासिल भी किया लेकिन आपने सारी ज़िंदगी भी लगा दी, लेकिन आप हासिल करके एक कामयाबी भी और एक खसारा घाटा भी है आपके खाते में। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देखते हैं कि गॉर्जियस सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन उसको अब अपने वालिदैन याद आते हैं और वो कहता है कि शायद वो ठीक कहते थे कि मुझे बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा है अपने अज़म के थ्रू ये हासिल करने में। अगर अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ ना किया जाए और अपॉर्चुनिटीज़ से भी फ़ायदा उठाया जाए और अज़म तो साथ होना ही चाहिए, तो फिर जो है इंसान बड़ा अच्छी कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। तो मतलब है कि बहस जो शुरू हुई थी किसी एक पॉइंट पे थी कि अपॉर्चुनिटी अहम है या अज़म। वो बहस जो है एंड में जाके ज़्यादा झुकाव रहता है अज़म की तरफ से, लेकिन एंड में जाके है वो बहस हमारे सामने तकरीबन सॉल्व होती दिखाई देती है। और वो गॉर्जियस जिसने अज़म से साबित किया वही शायद ये कहता हमें दिखाई देता है कि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट या बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, कि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। हमें अपॉर्चुनिटी की भी अहमियत माननी चाहिए, अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है हमें अज़म तो साथ रखना ही चाहिए, क्योंकि अज़म के बगैर तो बहरहाल कुछ भी नहीं हो सकता। अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तो आपका अज़म नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे एमए में फेल हो जाते हैं ना। तो यानी कि अज़म का होना तो बहुत अहम है, लेकिन साथ अपॉर्चुनिटी भी, सही वक्त पे अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल वो कामयाबी को दोबाला करता है, ज़्यादा बेहतर करता है। तो ये एक बहस इसमें दिखाई गई है। ठीक, ये कहानी में ना इस तरह का एक फ़लसफ़ा सा है और जिसकी वजह से कंफ्यूज करती है, वो मैंने कोशिश की है कि वो गिरा जो है उसको खोला जाए। ठीक है, अब ज़रा देखिए, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, बैठो। देयर वॉज अ यंग फेलो, सेट जॉर्किंस ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से, टू होम हिज पेरेंट्स जिसे उसके वालिदैन प्रोबेबली यूज टू से कहा करते थे, द वेरी थिंग, यही बात शायद कहा करते थे या बताया करते थे, डेट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जो बात अब हम कह रहे हैं। हम अभी क्या बात कह रहे हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा अहम है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अहम है या डिटर्मिनेशन। तो यानी कि हम जो दूसरे लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी पे जोर दे रहे थे, तो उसके वालिदैन भी शायद इसी बात पे जोर देते थे। एंड वेरी लाइकली, और बिल्कुल इसी तरह से, ही एज मैनी यंग फेलोज डू, वो भी जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, वो अपने वालिदैन की इस बात को गलत साबित करना चाहता था कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट होती है, वो बल्कि ये साबित करना चाहता था अपॉर्चुनिटी से बेहतर जो है बढ़ के अज़म ज़्यादा अहम होता है। तो वो वालिदैन से एक चैलेंज लगा के बैठा हुआ था और अपने अज़म से कुछ साबित करना चाहता था। जैसे कई बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ, यानी कि उनके अगेंस्ट नहीं, उनके मुखालिफ नहीं, वैसे जो है ये कोई ना कोई एक चैलेंज सा फैमिली लेवल पे डेवलप हो जाता है कि बच्चा कुछ करना चाहता है, वालिदैन कुछ और तरीका बताते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो उस सिमत में चल पड़ता है। तो ये तो एक बड़ा नॉर्मल है वालिदैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चले जाना या आप अपनी राय को साबित करने की कोशिश करना।
आई डू नॉट नो, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, वो कहता है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन एक लंबा अरसा पहले की बात है, बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन उसका जो कोई भी मकसद था, उसका अज़म जो कुछ भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन, ही हिट ऑन का मतलब क्या कि उसके दिमाग में आई या उसको सुझाई दी अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन, एक गैर मामूली ख्वाहिश, कि जॉर्किंस ने एक गैर मामूली ख्वाहिश जो कि हर बंदा नहीं करता, उससे हटके, जैसे सुल्तान गोल्डन की जो मैंने जिक्र किया, उसकी ख्वाहिश जो थी वो मैंने कारों के जरिए जंप लगाना है या बाइक के जरिए जंप लगाना है, हर बंदे की तो ये ख्वाहिश नहीं होती ना, तो गैर मामूली सी ख्वाहिश थी, अनयूजुअल सी उसकी ख्वाहिश थी। तो वो इसी तरह से इसने भी ये ख्वाहिश जो है थोड़ी सी हटके और जिसे कह लें कि गैर मामूली किस्म की ख्वाहिश इसने भी की, गॉर्जियस ने। वो क्या ख्वाहिश थी इसकी? कोर्ट एक्रोबेट बनने की। एंड स्ट्रक टू इट, और वो अपनी उस ख्वाहिश से चिमट गया। स्ट्रक मीन्स चिमट जाना, डर जाना। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, और ये उसकी जो ख्वाहिश थी वो इससे कम ना थी कि वो कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता है, यानी कि वो कोर्ट शाही करतबबाज बनना चाहता था, शाही बाजीगर बनना चाहता था। वॉट सेड टर्बट, टर्बट ने कहा एक्रोबेट जॉर्किंस वेंट ऑन, जॉर्किन ने बात को जारी रखते हुए कहा, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस शाही दरबार का बाजीगर, जिस शाही दरबार यानी कि जिस मुल्क में वो रहता था। What kind of country was that? उसने कहा कि वो कौन सा मुल्क था। तो टर्बट ने ये बात पूछी, लेकिन जॉर्किन कहता है मुल्क कौन सा था ये एक अलग बात है, दरबार कौन सा था, असल बात स्टोरी उसकी है कि उसने किया कि नहीं किया। तो कहता है नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, छोड़ो इस बात को कि वो मुल्क कौन सा था। सेड जॉर्किन्स ने कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत बात यह है, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, कि उस मुल्क के रवाज जो थे, जो उसके कस्टम थे, उस मुल्क के रवाज को इतने सिली नहीं थे जैसे कि तुम सोच रहे हो, कि कोई मुल्क भी जो है कोई फुद्दू किस्म का मुल्क होगा, कोई बनाना टाइप का मुल्क होगा जिसमें कोर्ट एक्रोबेट जो है बन जाते हैं। कहता नहीं, वो कोई मामूली मुल्क नहीं था, और वो एक बहरहाल एक मुल्क था, और उसकी जो ख्वाहिश थी वो तुम्हें अजीब लग रही है एक्रोबेट की और कोर्ट एक्रोबेट की, लेकिन उस ख्वाहिश के पीछे क्या आज़म था, वो क्या चाहता था, वो उसके ऊपर बात सुनो, कंट्री को छोड़ो आप। They had no post of court acrobat. They had no post of court acrobat. उस मुल्क में कोर्ट एक्रोबेट की, बाजीगर की कोई पोस्ट नहीं थी। And never had, और कभी भी नहीं थी। But that did not stop young Gorgias. लेकिन ये बात उस जवान गॉर्जियस को रोक ना सकी, आड़े ना आ सकी। That was his name, ये उसका नाम था, गॉर्जियस अब नाम उसका इंट्रोड्यूस किया गया। He was a good athlete, और वो एक अच्छा खिलाड़ी था। When he came by his wild idea, जब उसको ये एक अजीब ख्याल आया, वाइल्ड आइडिया, ये जनूनी सा ख्याल उसके दिमाग में आया, तो उस वक़्त वो एक एथलीट था, खिलाड़ी था। तो देखें ना, असल में उसका प्रोसेस क्या था, वो कोर्ट एक्रोबेट से वो एथलीट था, फिर वो एक अच्छा एथलीट बना, परफेक्ट एथलीट बना, उसने रेसों में हिस्सा लिया, उसने जंपिंग में हिस्सा लिया। तो मतलब क्या कि वो फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि एक अच्छा जैसे जिम करने वाला, एक एक्सरसाइज करने वाला, जैसे कि ये मिस्टर वर्ल्ड होता है, मिस्टर पाकिस्तान होता है फिजिकली, तो वो एक्रोबेट का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का वर्ड हम इस्तेमाल कर देते हैं, तो एक्रोबेट भी काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग ही है ना, कि ये भी एक्रोबेटिक वे ही है कि जिस तरह से वो मसल दिखाते हैं, वो नॉर्मल मसल से ज़्यादा मसल बनाते हैं ना, तो नॉर्मल मसल से ज़्यादा जब बनाते हैं तो वो एक एक्रोबेट ही बन जाता है ना। जब वो एक चीज़ रूटीन से बढ़ के जब वो जो है स्किल हाईएस्ट लेवल पे पेश की जाए तो वो एक एक्रोबेटिक वे बन जाता है, वो बाजीगरी बन जाती है। तो इसी तरह से वो कहता था कि सारी कौम में भी मैं एक्रोबेटिक ट्रिक पैदा करना चाहता हूँ, डेवलप करना चाहता हूँ। वो क्या, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, कौम को फिट करना चाहता था, यानी कि वो चाहता था कि सारी कौम एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, सारी कौम फिजिकली जो है बेहतर हो सके, और उनमें से जो ज़्यादा बेहतर हों वो एक्रोबेटिक वे में भी आगे आए, यानी कि वो बाजीगरी भी करें। और हर हमारी सोसाइटी में भी यहाँ पर लफ्ज़ बाजीगर थोड़ा सा अजीब लगता है, सारे जो है यहाँ पे बाजीगरी करते होते ना, कोई बाजीगर होता है, कोई रंगबाज होता है, तो ये चीज़ें तो हमारी सोसाइटी में पाई जाती है ना। रंगबाज तो हर बंदा जो है दूसरा रंगबाजी करता है, तो यहाँ पे बाजीगरी करनी है, तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है ना। तो वो जब आप वही उनको बाजीगरी नहीं देंगे, कोई सिस्टम नहीं देंगे, तो फिर वो रंगबाजी स्टार्ट हुई थी ना। तो चीज़ों को, कौम को या लोगों को एक सिस्टम देना पड़ता है, एक उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है, फिर वो उस तरफ चलते हैं। और वाकई अगर ना डायरेक्शन दी जाए तो नौजवान जो हैं वेवर्ड हो जाते हैं, वो भटकते हैं, गुमराह होते हैं। He was a good athlete.
कार कौन सी है? ये लाइट नहीं दी। ये लाइट कम है लाइट। जी सर, वो फैन के साथ अटैच हैं कुछ लाइट्स ना, अच्छा, कुछ उसकी लाइट वजह से ना, फैन भी चल जाते हैं। एक जो हमारा एक कार है उसको ठीक करवाएं। जी ठीक है ना, आज ही लिख के दें, हो जाएगा ठीक। जी अच्छा, ये हमारे में ये इशू नहीं है कि जी बल्ब नहीं है, लाइट सही नहीं है। ओके। खामोश हो जाओ। When he came by his wild idea at the age of 16 and had won the high jump, तो देखें 16 साल की उम्र में, मतलब क्या कि वो एक्रोबेट को आप जेन में न रखें आप जेन में ये लेके आए कि वो किन प्रोसेस से गुजरा, और वो चाहता था कि सारी कौम ये काम करे, तो वो उस एथलीट बना, उसने रनिंग की, उसने रेसिंग की, ठीक है। तो वो उसने रेस में हिस्सा लिया, 100 मीटर रेस में लिया, फिर जो है आगे से ज़्यादा लंबी रेस में हिस्सा लिया, जंप्स लगाए, और फिर करते करते उस परफेक्शन पे आया। एट अबाउट एज ऑफ 16 एंड हैड वॉन द हाई जंप, तो उसने 16 साल की उम्र में हाई जंप को विन किया। एंड द हर्डल, और हर्डल को भी उसने, एक रुकावटों वाली रेस होती है जिसमें उछल उछल के रुकावटें क्रॉस करके जाना होता है। एंड द 100 यार्ड्स एट हिज स्कूल, और जो 100 यार्ड्स भी 3 किस्म की उसने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और विन की, ठीक है। और यही बात है कि जब आप अज़म करें तो अज़म के वो जो आपका हाईएस्ट अज़म होता है ना, उसके नीचे छोटे छोटे गोल बनाने होते हैं। ये एक अहम बात है कि जो आपका हाईएस्ट टारगेट है, उस टारगेट को आपने सब डिवीजन्स में लेके जाना होता है, उसको मजीद आपने डिवाइड करना होता है कि क्या कि आपने अगर जैसे वो कोट एक्रोबेट बनना है या 1000 मीटर तक रेस लगानी है, ठीक है, 1000 मीटर तक दौड़ना है, जो कि एक लंबी दौड़ होती है, 1 किलोमीटर बनता है, तो आपने डायरेक्ट 1000 किलोमीटर को टारगेट नहीं करना। अगर उसको करेंगे तो फिर वो पूरा नहीं होगा। पहले आप 1000 मीटर के आगे से उसकी डिवीजन करें ना, कि 500 की फिर डिवीजन करें, 250 को फिर डिवाइड कर लें, ठीक है, 150 में या 100 में, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करें। तो पहले आप 100 मीटर की प्रैक्टिस करें, फिर 200 की करें, फिर 300 की करें, फिर 500 तक करें, फिर 700, फिर 1000 तक। तो वो आप एक सेंस में अपना असल टारगेट तो अचीव चाहे आपका जब भी होगा, लेकिन आपने असल टारगेट का 70% अचीव किया ना जब आप 700 मीटर तक चले गए। तो 70% किसी भी चीज़ का अचीव कर देना वो कम तो नहीं ना होता। असल टारगेट तो चलें जो भी है, लेकिन 70% अचीवमेंट इज़ अ काइंड ऑफ सक्सेस, तो वो भी एक कामयाबी होती है। तो वही चीज़ है कि इसने वो कोट एक्रोबेट बनना था, लेकिन अपने स्कूल लेवल पे तो वो बन गया ना। उसने एथलेटिक्स में 100 यार्ड्स भी कर लिया, हर्डल भी कर ली उसने, और क्या कहते हैं कि दूसरी रेस जो है जंपिंग वगैरह भी, उसने कई टारगेट्स अचीव करने शुरू किए, और फिर फाइनली इन्हीं टारगेट से वो असल मेन टारगेट पे चला गया। तो जो बच्चे एग्जाम में भी कामयाबी लेना चाहते हैं, उसका ये नहीं होता कि एग्जाम में ही वो एक दफ़ा अपीयर हो और वहाँ पर कोई 90% नंबर लेके दिखाएं। उनको भी ये चाहिए होता है कि जो क्लास टेस्ट में रोज़ के रोज़ जो काम होता है, ठीक है, जो टेस्ट है, टेस्ट के अलावा भी रोज़ का काम होता है, उसमें 90% 100% परफेक्शन दें। जब वो उसको सब डिवीजन में करके रोज़ का काम रोज़ पे अचीव करते हैं, तो वो फिर अपनी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर वो रोज़ का काम रोज़ पे नहीं करते, मतलब है कि रोज़ तो वो अचीवमेंट नहीं करते, और वो कहें कि फाइनल में मैं कोई छक्का लगा के दिखाऊंगा और कामयाबी हासिल करूंगा, तो फिर वो कामयाबी नहीं मिलती। लिहाजा रोज़ाना का काम रोज़ाना करना अहम होता है, और जो भी रोज़ाना में जो काम शुरू कर दे, मुमकिन नहीं है कि वो कामयाबी ना ले पाए, वो लाजमी जो है अपनी कामयाबी ले सकता है। यानी कि वही जैसे 1000 मीटर तक जाना है, तो जो रोज़ जो है 100 मीटर तक दौड़ता है और अगले दिन 110 मीटर तक जाता है, अगले दिन उससे भी 120 पे जाता है, तो रोज़ वो 5-5, 10-10 बढ़ा रहा है अपनी एक्टिविटी के बीच में, तो फिर वो 1000 पे टच कर जाएगा। लेकिन एक बंदा जो है वो कहेगा पहले दिन ही मैंने 1000 पे जो है मैंने करना नहीं है, रूटीन में नहीं करना, लेकिन पहले दिन ही जिस दिन दौड़ूंगा सारों को हैरान कर दूंगा और सीधा जो है मैं 1000 मीटर पे जाऊंगा, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा और देख लें। एंड द हर्डल्स एंड द 100 यार्ड्स एट हिज स्कूल, तो उसने अपने स्कूल में ये चीजें हासिल की। वेल देयर वॉज अपॉर्चुनिटी आर गुड टर्पेट, वेल देयर वॉज अपॉर्चुनिटी के टर्पेट ने कहा ये अपॉर्चुनिटी थी ना उसको स्कूल की तरफ से, वहां पे कंपटीशन हुआ इसलिए उसने किया। तो हम तो बात अपॉर्चुनिटी की कर रहे हैं।
तो जबकि जॉर्किंस उसको बता रहा है डिटर्मिनेशन की, वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी स्कूल लेवल पे थी ना, लेकिन कोर्ट में जो एक्रोबेट बनना चाहता था उसकी अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी, वहां की तो अभी पोस्ट नहीं थी। तो मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे आगे निकला, ठीक है। उस लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बुनियादी बाज़ दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन आगे से हाईएस्ट लेवल की वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इफ ही वॉज बोर्न अ गुड एथलीट, तो वो कहता है ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो एक बोर्न एथलीट था, पैदाइशी खिलाड़ी था, बचपन से ही वो खिलाड़ी था। बट वेट अ मोमेंट, उसने कहा कि एक लम्हे के लिए जरा ठहरो। सेट जॉर्किंस ने कहा यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, कि कोई भी एथलीट सारी जिंदगी एथलीट नहीं रहता। और बात ठीक है कि जैसे कई लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वो 1-2 साल करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, या 4-5 साल 10 साल तक करते हैं, छोड़ देते हैं। तो सारी जिंदगी उसको एक्सरसाइज के बीच में फिटनेस के साथ रहना वो मुश्किल होता है, सभी नहीं करते। कई मार्शल आर्ट्स करते हैं, कराटे वाले वगैरह खेलते हैं, 2-4 साल खेलते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहते हैं सारी जिंदगी जो है उसको अचीव करना मुश्किल होता है। तो एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी तो स्कूल से ही फारिग हुआ था ना, अभी तो खुद भी छोटा था, और अभी तो उसने बादशाह के लेवल तक जाना था, और फिर वहां पे पोस्ट बनवानी थी, और फिर वहां पे अपने आप को उतनी देर तक फिट भी रखना था, साबित करे कि मैं ये करके दिखा सकता हूं। तो अभी उसका सफर बहुत लंबा था। बट जी यहां तक नहीं रुके चलें एक लाइन और। एंड हाउ डिड ही डू डैट, आस्क टर्बट ने कहा कि अच्छा तो फिर वो उसने ये सब कुछ कैसे किया। समझ आ रही बच्चों? तो बेटा लेसन थोड़ा सा ना एक फलसफा